ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? सारी बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई समस्या बताइए? नहीं? बढ़े आगे फिर। देखिए, कुछ डिफरेंट टर्म्स हैं जो आपको बीच बीच में परेशान करते रहेंगे, है ना? तो आइए मिलकर इस परेशानी को सॉल्व करें। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है? कुछ डिफरेंट टर्म्स हैं जो आपको सवाल के बीच में, क्वेश्चंस के बीच में या थ्योरीज के बीच में मिलते रहेंगे। तो उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझना काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए, है ना? उसमें सबसे पहले अपन समझेंगे डेंसिटी, टाइप ऑफ डेंसिटी। यूज टाइप ऑफ डेंसिटी। सबसे पहले एक टर्म होता है और वो होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी। कौन सा? या आप इसे ही प्यार से डेंसिटी भी बोल देते हैं। जैसे घर में नहीं बोलते छोटू, लंबा चौड़ा नाम रहता है ना, लड़का का नाम क्या है, अलग निरंतर समथिंग समथिंग समथिंग, और घर में जाके मालूम चला घर में कहा छोटू। तो वही एब्सोल्यूट डेंसिटी को कभी कभी डेंसिटी भी बोल देते हैं। अब जरा देखिए होता क्या है डेंसिटी। इट इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। किसका? मास एंड वॉल्यूम का। तो डेंसिटी D इज इक्वल टू क्या हो गया? मास बाय वॉल्यूम। अब जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जो मास और वॉल्यूम है ये दोनों ही कैसी प्रॉपर्टी होती हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव बता रहे हैं, ये दोनों प्रॉपर्टी होती हैं, इसे आप कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और ये भी कैसा है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब मैं बता देता हूँ क्या होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो डिपेंड करती हैं अमाउंट ऑफ सबस्टेंस पे। जैसे मास, इस छोटे सा पेन का मास कम होगा, बड़ा वाला पेन का मास ज़्यादा होगा, यानी अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है ना कि आपने क्या लिया है। लेकिन अगर मैं कहूँ पानी, पानी का भी मास क्या होगा? डिपेंड करेगा उसके अमाउंट पे, आपने छोटा लिया या कम लिया है। 1 लीटर वाला हल्का होगा, 10 लीटर वाला और भारी होगा, और 1000 लीटर वाला सिंटेक्स और भारी होगा। लेकिन डेंसिटी कैसा होगा? सबका बराबर। अरे ऐसा थोड़ी है कि 1 लीटर वाला पानी चिपचिपा लगता है और 2 लीटर वाला पानी बोले भाई साहब ये बहुत स्मूथ चल रहा है। डेंसिटी तो वही है, डेंसिटी तो सेम ही है ना? तो उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब जो डिपेंड नहीं कर रही है किस पे? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस पे, है ना? तो आप मैं समझाता हूं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी which depends on amount of substance। जो किस पे डिपेंड करे? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस पे डिपेंड करे। फॉर एग्जाम्पल मास डिपेंड करेगा ना, नंबर ऑफ मोल्स डिपेंड करेगा ना, है ना? अब दूसरी प्रॉपर्टी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये वो प्रॉपर्टी होती हैं जो किस पर डिपेंड नहीं करेगी? मास पर डिपेंड, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगी। प्रॉपर्टी दैट डू नॉट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस जैसे डेंसिटी, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी समझते हो? क्या होता है? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी होता है हाँ सही जा रही हो, एग्जैक्टली वो नहीं। मतलब मामला ऐसा है कि जैसे विस्कोसिटी का मतलब हुआ कि अगर आप दो सरफेस, दो सॉलिड सरफेस पे चल रहे हैं तो फ्रिक्शन लगेगा। लिक्विड और लिक्विड के फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? विस्कोसिटी, है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जो बात आपको यहां पे सिखानी है वो आप समझे, इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट कर देते हैं चेंज करके।
important path. The ratio of two extensive, दो एक्सटेंसिव चीजों का रेशियो is always an intensive property. क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है. देखिए हमने डेंसिटी लिया ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम कहा ना. मास कैसा, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव, और वॉल्यूम भी कैसा. ऑब्वियसली इतना छोटा का वॉल्यूम कुछ और होगा, बड़ा वाले का कुछ और, इससे बड़ा का कुछ और, है कि नहीं. ठीक, दोनों का रेशियो क्या होगा, इंटेंसिव. इसीलिए डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. बात समझ में आई, क्लियर है. हाँ बोलो. तो एब्सोल्यूट डेंसिटी या डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, मास बाय वॉल्यूम. तो जरा मुझे यूनिट बता दें आप डेंसिटी का. मास बाय वॉल्यूम ना. मास का यूनिट ऐसा यूनिट किलोग्राम, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, है ना. तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब. अब इसका मतलब भी आप समझ लें, क्योंकि क्वेश्चन में आपको मिलेगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में. जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है केजी पर मीटर क्यूब, इसका मतलब ये हुआ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास होगा, 1 किलोग्राम. एग्जैक्ट मतलब समझ में आया. डेंसिटी का मतलब है मास बाय वॉल्यूम. कितना वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब में कितना किलो होगा, 1 किलो. बात समझ में आई. तो आप देखेंगे अब इसमें एक चीज और याद रखेंगे, है ना. मोस्ट ऑफ द टाइम यूज जो होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है ना. इसका मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा. और इसको आप 3 डायमेंशनल में लेंगे तो क्या बनेगा, 1 सेंटीमीटर का क्यूब. बोलो यार, बनेगा कि नहीं. और इसके अंदर का जो वॉल्यूम होगा, इसके अंदर का जो वॉल्यूम होगा, ये वाला, ये कितने पानी को लेके बैठा होगा, 1 ग्राम को. बात समझ में आई. ये इसका एग्जैक्ट मतलब है. क्या ये बात क्लियर हुई, बोलो यार. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको क्वेश्चन में कभी भी देगा नहीं, वो आपको खुद से समझना पड़ेगा. और वो ये है, डेंसिटी ऑफ वाटर कभी भी नहीं दिया जाएगा आपको, वो कभी भी नहीं देगा. वो ये मान के चलता है कि आपको पता होगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है. ठीक है, वो ये मान कर चलता है कि आपको डेंसिटी ऑफ वाटर पता होगा. तो ध्यान रखिएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 एट 4 डिग्री सेल्सियस. नहीं, 4 डिग्री पे तो मैक्सिमम होती है, सॉरी, इज 1. अगर नहीं दिया हुआ डेंसिटी तो आप क्या करेंगे, 1 रखेंगे. डेंसिटी 1 होने का मतलब क्या हो गया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. और डेंसिटी कितना, U1. तो यानी कि मास और वॉल्यूम बराबर होगा. यानी कि अगर आपने 1 किलोग्राम पानी उठाया है तो उसका वॉल्यूम 1 लीटर ही होगा या 1 मीटर क्यूब ही होगा, है ना. इसी वजह से आप देखेंगे रिफाइंड तेल के डब्बे में लिखा रहता है, अगर आप 1 लीटर का पाउच लेंगे ना तो उसमें लिखा हुआ होगा, ध्यान से देखिएगा, 983 ग्राम. 1000 से कम होगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो वो वजन कम कर लेगा अपना. बात समझ में आई, क्लियर है बाबू. चले आइए, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं. यही से था ना, जरा सा भी डाउट आए तो बता देना, है ना. तो यानी कि जो वाटर है उसका मास और वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा. और आपको जहां कहीं भी यूज पड़े आप यूज कर सकते हैं. डेंसिटी ऑफ वाटर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में नहीं देगा. ठीक है, कभी नहीं देगा. क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, बोलिए, क्लियर है. चलिए, अब एक तो टर्म था हमारा डेंसिटी, एक और टर्म है हमारा, और इसे कहते हैं, इससे पहले हमने जो टर्म लिखा था उसका नाम क्या दिया था, एब्सोल्यूट डेंसिटी ना. मैंने आपको बताया हुआ है
एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या फर्क होता है? याद आ रहा है? अरे विराट कोहली वाला एग्जांपल, बिल्कुल, है कि नहीं? रिलेटिव का मतलब है किसी चीज़ के रेस्पेक्ट में कंपैरिजन करना, है ना? जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कहूँ कि मैं क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर अच्छा खेलते हैं, खेलते भी हैं कि नहीं खेलते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, है ना, कि फेंक देते हैं। लेकिन जैसे ही मैं कहूँ कि मैं विराट कोहली से भी अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, तो आप लोग समझ गए कि सर फेंक रहे हैं। दैट्स कॉल्ड रिलेटिव कंपैरिजन। आपको समझ में आ गया कि ये तो होता है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने एक टर्म से कंपैरिजन करा ना। अब यहाँ पे भी रिलेटिव डेंसिटी में भी वही करेंगे, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी के लिए होगा डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस। क्या ये बात समझ में आई? आप किसी भी गैस को रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं। आपका मन ऑक्सीजन को ले लिए, आपका मन ओजोन को ले लिए, आपका मन हाइड्रोजन को ले लिए, आपका मन हीलियम को ले लिए, और उसका डेंसिटी किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं? किसी और के साथ, है ना? यू आर फ्री टू टेक एनी वन एज अ रेफरेंस गैस यहाँ पर, ठीक है? तो रिलेटिव डेंसिटी, अब जरा देखें, इसको डिफाइन भी कर लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी इज रेशियो ऑफ एनी गैस with respect to रेफरेंस गैस। यानी कि मैंने जैसा लिखा कि रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस, ठीक? अब डेंसिटी ऑफ गैस को हम लोग निकालेंगे PV इक्वल्स टू nRT से। क्या आपको ये फॉर्मूला पता है? पहले कभी देखा दिखाया? कौन सा फॉर्मूला है ये? आइडियल गैस लॉ। अरे कल बताया था। हाँ, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT। जरा रुक जाओ, पहले आराम से नोट करना, है ना? मैं टाइम देता हूँ नोट करने का, आप पहले समझ लो इत्मीनान से। दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। देखो, कुछ चीज़ों को ना समझ लो। मैं आपको अच्छे अच्छे ज़िंदगी जीने के फंडे भी बता सकता हूँ, क्योंकि आप माने या ना माने, मैं अभी भी अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते रहता हूँ। जैसे आप जितने भी बड़े बड़े बुक्स का नाम लेंगे ना, लाइक प्रैक्टिकल लाइफ में, साइकोलॉजी ऑफ मनी, है ना, रिच डैड पुअर डैड, ठीक है, हाँ, और भी बहुत सारे हैं, है ना, द कंपाउंडिंग इफेक्ट, डैरेन हार्डी। तो मैं आपको बताता हूँ, माइंड की अपनी लिमिटेशन है। माइंड को कौन सा लैंग्वेज समझ में आता है पता है? मतलब मैंने नोटिस करा अपने काम करने के दौरान, 80% स्टूडेंट को तो पता ही नहीं होता है कि हम पढ़ कहाँ रहे हैं। नहीं पता है। आपसे अगर मैं पूछूं अभी कि आप अपने आप को 3 साल के बाद क्या देखते हैं, पता है? HR का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है। जब आप जॉब करने जाएंगे प्राइवेट वगैरह में, ढंग का ल्यूक्रेटिव जॉब जिसकी सैलरी 1-8 लाख रुपए के आसपास हो, तो पहला यही कहेगा 5 साल में आप खुद को कहाँ देखते हैं? और मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी बच्चा खुद को देख रहा होगा कि हाँ 3 साल में मैं खुद को कहाँ देखता हूँ। टॉपर्स को और अच्छे बच्चों को पता होता है कि 2 साल में सिलेबस कंप्लीट करना है, तीसरा साल ड्रॉप लेना है, नीट क्रैक करना है, डॉक्टर बनना है, पैसा छाप देना है। उनका एम क्लियर होता है ना? मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने सोचा होगा। आप तो बस हाँ कुछ ने सोचा होगा, मैक्सिमम में नहीं। आप अपना गोल सेट करिए और ज़रूर से ज़रूर करिए। अगर देखिए, ये वो वाली बात है कि जैसे आप घर से निकल गए चलने के लिए और आपको पता ही नहीं है जाना कहाँ है, तो होगा क्या? यहाँ से निकले, फिर उधर दोस्त मिला, चल थोड़ा मार्केट चल दिए, फिर उधर से वो और कोई मिला, चल तनी आगे चतरा उतरा घूम के आते हैं, तो चलो चल तनी आगे जंगल उंगल में घूमा जाए, चल दिए। आपको पता ही नहीं है जाना कहाँ है। अगर आपको पता है कि मुझे दिल्ली जाना है, कितना भी घूम फिर करेंगे, एक न एक दिन दिल्ली जरूर पहुँचेंगे। तो अपना गोल क्लियर रखिए, ऑब्जेक्टिव क्लियर रखिए, समझे? और जीवन में एक बात गांठ बांध लीजिए, 24 घंटे नहीं है आपके पास। कितने घंटे हैं? 23। क्यों? वही तो बता रहा हूँ। 1 घंटा रिवीजन पे जरूर दो।
मैं बताता हूँ, शुरुआत में कुछ बच्चे ऐसे आपको मिलेंगे जो जब टीचर पढ़ा रहा होगा मोल कंसेप्ट तो पढ़ रहे होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपको मिलेंगे कुछ बच्चे, जब मैं पढ़ाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर तो वो सवाल पूछेगा केमिकल बॉन्डिंग का। ये क्लास में हीरो बनने के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे कोई फायदा होना नहीं है। रिजल्ट उसी का आएगा जिसने, जब मैंने मोल कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ तो वो पिछला 2 दिन पहले वाला रिवाइज कर रहा होगा, और एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन करना पड़ेगा आपको, है ना, तब जाके मामला आपका सेट होगा फिर। ठीक है, खैर आइए, बहुत बातें हो गई ज्ञान की। आइए, बीच बीच में ऐसा थोड़ा बहुत ज्ञान आपको मिलते रहेगा। देखिए, ये आइडियल गैस इक्वेशन है ना, PV इक्वल्स टू nRT। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं अपन? वॉल्यूम को ऐसे ही छोड़ दे, नंबर ऑफ मोल्स को वेट बटा मोलर मास लिखूं तो कोई दिक्कत क्या? अब मैं रीअरेंज कर रहा हूं, मास को इधर ले जा रहा हूं और वॉल्यूम को इधर ले जा रहा हूं, तो PM W बाई V RT। इस W बाई V को मैं, आवाज नहीं, W बाई V को क्या लिख सकता हूं? वेट बाई वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं? मास बाई वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं? डेंसिटी, है ना। यानी कि PM इक्वल्स टू क्या आ गया? RT। और अगर मैं टेम्परेचर फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मास किसके प्रोपोर्शनल हो चुका होगा? क्या इसमें किसी को आपत्ति है? नहीं। अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस, आवाज नहीं, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस। इसके जगह पे मैं क्या लिख दूं अब? मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ रेफरेंस गैस। कहिए, कोई दिक्कत यहां तक आपको? तो यहां पे हमारा एक फॉर्मूला डिराइव हो चुका है, बात समझ में आई? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे डेंसिटी किसी 2 गैस का निकालना है तो मैं मोलर मास लिख दूंगा तो डेंसिटी निकल जाएगी उसकी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सवाल दूं, क्वेश्चन, फाइंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ O3 गैस विथ रेस्पेक्ट टू हीलियम गैस, तो मैं क्या लिखूंगा? रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ O3 डिवाइडेड बाय, रेफरेंस में किस गैस को लिए हैं? हीलियम गैस को, तो डेंसिटी ऑफ कौन सा गैस? हीलियम गैस। और फिर मैं इसे क्या लिख दूंगा? मोलर मास ऑफ O3 गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हीलियम गैस। यानी कि रिलेटिव डेंसिटी को मोलर मास ऑफ O3 कितना हो जाएगा बाबू? 48, और हीलियम का 4, तो रिलेटिव डेंसिटी कितना आ गया? 12। बात समझ में आई? अब जरा एक बात बताएं मुझे, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी? बताएं। फाइंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ O3 गैस विथ रेस्पेक्ट टू, WRT मतलब विथ रेस्पेक्ट टू। मुझे लगा तुम यूनिट बताओगे यार, क्या होगा यूनिट? कुछ गेस तो करो। रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट, अरे यूनिट कैसे निकालते हो? जैसे अगर मैं कहूं कि आप बताइए मुझे स्पीड का यूनिट और डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का पर सेकेंड, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला देखो, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। अरे बहुत ही तुच्छ सवाल है ये सवाल अगर नहीं आपसे आ रहा है ना तो इसका मतलब कि आपके पढ़ाई में कमी नहीं है। इतना ऊपर नहीं सोचना था, बहुत ही सिंपल सवाल है। हाँ देखिए, अगर ये सवाल आपसे नहीं बन रहा है, एक बार बोर्ड को ठीक से देखो, आप पढ़ो और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बताओ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पढ़ाई में कमी नहीं है, आपके दिमाग में कमी है। तो सुबह उठ के 4 बादाम खाएं, ठीक है। फार्मूला जरा बताओ रिलेटिव डेंसिटी का, डेंसिटी ऑफ गैस बटा डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस, या मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ
तो एक काम करो, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो यूनिट कहां से होगा यार? ऊपर भी मास नीचे भी मास, यूनिट कहां से होगा यार? चलो इसका मास तुम रख दो किलोग्राम में, तो नीचे भी तो किलोग्राम। और यूनिटलेस होगा, इसकी कोई यूनिट ही नहीं होगी। भाई साहब ऊपर में जो चीज ले रहे हैं नीचे भी वही चीज ले रहे हैं, तो जो ऊपर का मास होगा वही नीचे का मास भी होगा, जो ऊपर की यूनिट होगी वही नीचे की भी यूनिट होगी, तो कैंसिल होकर यूनिटलेस हो जाएगा। नोट करो, हो गया? यू नो सर, यस सर। आइए नोट कर लिए, चेंज करें। फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ SO2 गैस विथ रेस्पेक्ट टू CH4 गैस। पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, फोर। पहला का आंसर 4, बिल्कुल सही। कुछ नहीं करना था आपको, बस मोलर मास रख देना था। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ SO2 गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ CH4 गैस, और डेंसिटी के जगह पे क्या रखेंगे हम? मोलर मास किसका? SO2 गैस का, और मोलर मास किसका? CH4 गैस का। यानी कि रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू SO2 का मोलर मास 64। क्यों? क्योंकि सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16 और कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1, तो 64/16 कितना आ गया? 4। ठीक है, चलिए दूसरा बनाइए। If the relative density of SOx gas with respect to helium gas is 20, find the value of x। अच्छा, अगर SO2 होता तो आप क्या कर रहे थे? मास ऑफ सल्फर प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, तो SOx है, तो यानी कि SOx का मोलर मास कितना होगा? 32 प्लस x इंटू 16 ना। अब समझ में आया? बताएं। देखिए मैं ये कह रहा था, अगर मैं इसे SOx लिखता हूं तो इसका मोलर मास क्या लिखूंगा? 32 प्लस x इंटू 16। अगर SO2 था तो मैं मोलर मास क्या लिख रहा था? 32 प्लस 2 इंटू 16, तो x है तो x इंटू 16, तो SOx का मोलर मास मिल गया ना। दूसरा का पता है, निकालिए। नहीं समझे? x के रेस्पेक्ट में एक इक्वेशन बन जाएगा ना। 32 प्लस 16x डिवाइडेड बाई कितना आया? x का वैल्यू 3। कुछ नहीं करना था, आपको करना था रिलेटिव डेंसिटी निकालना है ना, तो SOx के जगह पे रख देंगे मोलर मास ऑफ SOx डिवाइडेड बाई मोलर मास किसका? हीलियम का। तो मोलर मास ऑफ SOx के जगह पे क्या रख दूंगा? 32 प्लस 16x डिवाइडेड बाई 4 हीलियम का मोलर मास, और ये कितना दे रखा है? 20। तो यहां से सॉल्व कर लीजिए। बात समझ में आई? क्लियर है? बताओ बताओ, बढ़े आगे। क्लियर है? तो दो टाइप का डेंसिटी आपने पढ़ लिया, एक एब्सोल्यूट और दूसरा रिलेटिव। अब तीसरा इसी का एक छोटा भाई है जो अब आएगा, और उसका नाम है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी। एक चीज बताइए, रिलेटिव डेंसिटी में क्या था? डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय, वहां पे आप रेफरेंस गैस किसी को भी ले सकते थे, यहां पर ये आजादी खत्म कर दिया गया है। यानी कि हेयर रेफरेंस गैस इज H2। मतलब रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला बताएं जरा। डेंसिटी ऑफ गैस, अगर मैं रेफरेंस की गैस के जगह पे वेपर डेंसिटी, VD मतलब वेपर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस, और रेफरेंस के जगह पे क्या ले लूं? H2।
तो ये रिलेटिव डेंसिटी क्या बन जाएगा? वेपर डेंसिटी। बात समझ में आई? ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि वेपर डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ गैस with respect to density of हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब जरा मुझे इसका यूनिट बता दीजिए। वेपर डेंसिटी यानी कि, अच्छा डेंसिटी को किससे हटा के लिख सकते हैं? मोलर मास से। तो लिख दूं मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2, यानी कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू? मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। बोलो यार, मोलर मास H2 का कितना? 2। तो लिख दिया मैंने, है ना। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ CH4 कितना आएगा? बताइए। 8, 16/2 हाफ, है ना। 16/2 8, 16 क्यों? मोलर मास ऑफ गैस। और ये कितना आएगा? 32/2 यानी 16, और ये 4। बात समझ में आया? तो अब मुझे अपने तीव्र बुद्धि का प्रयोग करके ये बताइए कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आया था? मोलर मास ऑफ गैस आर डिवाइडेड बाय 2। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ? मोलर मास ऑफ गैस बाय 2 यूनिट। हाँ, यूनिट लेस। अरे भाई साहब, आप ये मत देखिए कि मोलर गैस बाय 2 है, ये 2 कहां से आया था? H2 का मोलर मास था ना, तो इसके साथ भी तो यूनिट होगा ना। बिल्कुल। सो ये भी कैसा होगा? यूनिटलेस क्वांटिटी। कहिए, बात समझ में आ गई? चलिए, या कोई ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आई हो? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। पहले कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं? चलिए तो फिर कल मिलते हैं। कल नहीं, परसों।